हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैं √3 को लिया हूँ, आपको √3 की जगह पे √2 पूछा जा सकता है, √5 पूछा जा सकता है, √7 पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस से मैं √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाऊंगा, सेम उसी प्रोसेस से आप √2, √5 और √7 को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए √3 को हम लोग कैसे अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है कि √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल या प्रूफ जो कहो वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग को √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय नहीं दिखा सकते। अब आप लोग के माइंड में तो ख्याल आएगा, सर यहाँ √3 को अपरिमेय दिखाने बोल रहा है और आप बोल रहे हैं कि √3 को हम लोग अपरिमेय दिखा ही नहीं सकते, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे। देखो अब हम लोग √3 को अपरिमेय दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट उल्टा मान के उसको जस्ट उल्टा वाला कंडीशन फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे √3 को अपरिमेय दिखाने बोल रहे हैं ना, तो हम लोग √3 को परिमेय मान लेंगे और परिमेय का जितना भी कंडीशन होता है ना, उन सभी कंडीशन को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर सभी कंडीशन को वो फुलफिल कर जाता है तो √3 परिमेय हो जाता है, लेकिन उनमें से किसी एक को अगर मतलब फुलफिल नहीं करेगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, और परिमेय दिखाने बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या, परिमेय। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का कंडीशन कहता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अब √3 के इक्वल में अगर हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो कहीं ना कहीं √3 चीख के बोलेगा कि इस मेरे इक्वल में P/Q लिखिए, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन यही होता है ना रे। हाँ सर, अब यहाँ √3 के इक्वल में P और Q लिखें तो ये P और Q क्या है, तो हम लोग लिख देंगे कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है तथा Q = ≠0। ठीक है, अब यहां देखिए दो कंडीशन लिखे और आशा करते हैं कि आपको दोनों कंडीशन समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया है, ईमानदारी पूर्वक बोलना, आया क्या, नहीं। चलो अब आएगा। हम क्या मानेंगे कि P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि सअभाज्य संख्या सर किसे कहते हैं। दूसरा सर ये Q = ≠0 जो लिखे हैं, इसका क्या तात्पर्य। देखो P और Q सअभाज्य संख्या माने तो सअभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी जिसका HCF 1 हो। नहीं समझ में आया, जैसे देखो ये 3 और 4 है, अगर इसका हम HCF निकालना चाहेंगे तो HCF कितना आएगा, तो गुरु जी एक बार में खाएगा फिर 3 बार में, कितना आया HCF रे, तो HCF आया 1। ठीक है, HCF क्या आया, तो 1 आया। ठीक है, HCF क्या आया, 1। HCF पता है ना कि जो लास्ट में जो संख्या भाग करता है वही होता है HCF। ठीक है, तो ठीक उसी तरह P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 के अलावा कुछ आएगा तो P और Q सअभाज्य संख्या नहीं होगा। जब P और Q सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो जो P और Q के बराबर में हम लोग लिखे क्या, √3, तो √3 को हम लोग माना है परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं। ठीक है, तो हम लोग P और Q को क्या माना है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जिसका कि HCF मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, नरे 1 हो, उसे ही बोलेंगे सअभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसके देखो 1 के अलावा कहीं दूसरा कॉमन है नहीं, तो P और Q में अभी 1 ही कॉमन है। ठीक है, अगर 1 के अलावा दूसरा आएगा तो फिर ये P और Q सअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझे, सअभाज्य संख्या। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब ये दूसरा कंडीशन है सर Q = ≠0 लिखे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको भी थोड़ा बताइए दीजिए। देखो अरे जैसे हम लिखे 4/0, अब हम 0 से 4 में भाग देंगे, क्या भाग कर पाएंगे आप लोग, नहीं होगा भाग, हाँ तो करो भाग। देखो 0 से हम अगर 4 में भाग देंगे कितना बार में, गुरु जी 4 बार में लगाइए ना, तो 4 मिनट लग जाएगा, लगा दो। 4 में 0 करेंगे कितना होगा, 0 ही होगा। तो क्या हम लोग 0 से 4 में भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड, मतलब लोग भाग ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्यू जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करना है। क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगा लेकिन आपको A to Z समझ में आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रहा है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट को टच करेंगे, इसके कारण ही वीडियो लंबी होगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगा लेकिन आपको हर एक जो पॉइंट है वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलो दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्या का √3 का वर्ग इधर होगा, इधर रे तो P/Q का वर्ग होगा ना रे। चलो √3 गुना √3 करेंगे कितना का 3, इसके नीचे में कुछ तो 1 बराबर रे तो P² रे तो Q²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3Q² आ जाएगा बराबर रे तो P² सॉरी यहाँ होगा क्या तो P² आ जाएगा। अब देखो 3 इधर गुना बराबर किधर भाग में, यानी Q² बराबर क्या आ गया तो P² रे तो 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है, ठीक है। अब P² 3 से विभाजित है तो क्या P 3 से विभाजित नहीं होगा? जैसे हम कहें कि ये 3 का स्क्वायर है, कितना होता है 9, और ये 3 से विभाजित है तो क्या ये जो 3 का स्क्वायर के ये 3 से विभाजित नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जब ये P² 3 से विभाजित है तो मीन्स P भी तो 3 से विभाजित होगा ना। हाँ, तो फिर इसको समीकरण 1 मान लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां P² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है, विभाजित होगी। ये चीज़ हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना और इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो भी आप √3 के अलावा अगर आप √2 प्रूव कीजिएगा और √5 प्रूव कीजिएगा या √7 प्रूव कीजिएगा तो इसी जगह चेंजेस करना रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब लिखेंगे क्या कि अब ये जो P है P बराबर में रखेंगे कितना तो 3m रखेंगे, कितना रे तो 3m रखने पर, 3m रखने पर ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ P बराबर में 3m रखें, 3 के अलावा दूसरा क्यों नहीं रखें, 6 क्यों नहीं रखें? तो देखो रे बाबू, यहाँ हम लोग √3 को प्रूव कर रहे थे इसीलिए यहाँ 3 रखें ना। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ m ही क्यों रखें, k क्यों नहीं रखें, z क्यों नहीं रखें? तो आपका मन है m की जगह पर आप कुछ छू ले सकते हो, a से लेकर z में कुछ छू, लेकिन p और q नहीं लेना क्योंकि p और q तो हम लोग यहाँ पहले ही ले लिए, इसीलिए p और q को छोड़ के कुछ छू ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए अब समीकरण 1 से ना रे, तो यहाँ क्या है तो Q² बराबर P² बटा कितना है रे तो 3 है, Q² का Q² बराबर में तो P का मान रखेंगे 3m और यहाँ P² है तो P² आ जाएगा बटा 3, Q² बराबर कितना होगा तो 3 तिया 9 आ जाएगा, कितना करें 9m² आ जाएगा अब बटा 3 से करें कितना बार 3 बार में, तो Q² बराबर हम लोग के पास में क्या आ गया 3m²। ये देखो 3 बराबर के उधर गुना बराबर के उधर कैसे होगा भाग में, यानी Q² बराबर होगा 3, Q² बटा 3 बराबर है तो m² है, इसका समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जिस तरह यहाँ P² 3 से विभाजित था, ठीक उसी तरह यहाँ भी देखो Q² 3 से विभाजित है कि नहीं, है कि नहीं? तो बस यही 2 लाइन यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जहाँ Q² 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? अरे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, अगर 9 3 से विभाजित है तो वो क्या 3 से विभाजित नहीं होगा ना। ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ध्यान से, अभी हम क्या P और Q सहावा संख्या है जिसका उभयनिष्ठ खंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ देख लो P और Q का उभयनिष्ठ खंड P का एक गुणनखंड 1 भी है और Q का एक गुणनखंड 3 भी है ना रे, यहाँ 3 है, यहाँ P का और यहाँ भी 3 है, लेकिन हम क्या बोलते हैं 1 ही होना चाहिए। अरे 3 से विभाजित कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसका गुणनखंड होगा तभी ना विभाजित करेगा। जैसे हम लिखें कि अगर 5 का देखो 10 का तो 10 का अगर एक गुणनखंड 5 है तो ये देखो
5 10 को विभाजित करेगी, करेगी ना, करेगी ना। ठीक उसी तरह देखो, यहाँ P का 3 से विभाजित कर रहा है और यहाँ Q को 3 से विभाजित कर रहा है, Q भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं P और Q का एक वैनिष्ठ खंड 3 भी आ गया। क्या आना चाहिए था? नहीं ना, क्योंकि हम लोग P और Q को क्या माने हैं? सहावाच संख्या, और सहावाच संख्या का कंडीशन क्या कहता है? जिसका वैनिष्ठ खंड 1 हो। तो क्या ये P और Q यानी सहावाच संख्या के कंडीशन को फुलफिल किया? नहीं ना। तो जब P और Q सहावाच संख्या नहीं है, तो जो हम लोग माने हैं P और Q बटा √3 और √3 को माना है एक परिमेय संख्या, तो क्या √3 एक परिमेय संख्या होगा? नहीं ना। तो ये हो गया प्रूफ। अब लिख देंगे यहाँ P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। इसीलिए याद रखते हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बताइए समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अगर देखिए जिस तरह हम √3 को अपरिमेय संख्या दिखाएं, ठीक उसी तरह आप √2, √5, √7 को भी अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ हम √3 को दिखा रहे थे तो 3 m रखें, अगर आप √2 को दिखाइएगा तो 2 m रखना है, 5 को दिखाइएगा तो 5 m रखना है, 7 को दिखाइएगा तो 7 m रखना है, ठीक है। सब चीज़ सेम रहेगा, बस चेंज करना है यहाँ, ठीक है। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? A to Z क्लियर हुआ? चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी बात जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी बात ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।